नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दृष्टि घटना चक्र जो कि 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का है, उससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यू को डिटेल के साथ कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम यूपी स्पेशल करेंट से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू को डिटेल के साथ करेंगे। इसमें कुल 80 क्वेश्चन है। इससे पहले नेशनल करेंट अफेयर्स एवं इंटरनेशनल इश्यूज और साइंटिफिक से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू को डिटेल में कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का डिस्कशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसीलिए जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए हम आज का डिस्कशन शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आयोजित लखनऊ में 10 अप्रैल 2023 को। 2 दिवसीय ये आयोजन था, जिसका आयोजन हुआ था लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्कूल रेडिनेंस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, किसके द्वारा विकसित है? स्कूल रेडिनेंस कैलेंडर और शिक्षक मैनुअल जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, ये एनसीईआरटी के द्वारा विकसित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ कब किया गया? स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ कब किया गया? ये था 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो वो है रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र। रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको यहाँ कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये 1 जुलाई 2017 को स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य है। स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य है 1 से 8 वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना। 1 से 8 वर्ग तक के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेशम कृषि मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया? रेशम कृषि मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये है गोरखपुर में। गोरखपुर में आप जानते हैं यहाँ पर शहतूती जो रेशम है प्राप्त होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एरी का जो रेशम है वो कानपुर में मिल जाएगा, एवं टसर रेशम आपको ज़्यादातर मिलेगा सोनभद्र में। तो रेशम कृषि मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। गोरखपुर जो मंडल है, यहाँ भी 60 टन रेशम का उत्पादन होता है, जिससे 600 टन बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो ये है वाराणसी। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो जो क्षय दिवस है वो इस बार 24 मार्च 2023 को मनाया गया। यहीं पे वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व क्षय दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व क्षय दिवस 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी।
यस वी कैन एंड टीबी। आप जानते हैं देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है, उसी के तहत ये प्रयास किए जा रहे हैं। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो हमारा थीम था वो है यस वी कैन एंड टीबी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये होगा वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? एक्चुअली में ये 2023 है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाना है उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 आयोजित किया जाना है उत्तर प्रदेश में। इसमें आपको लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर ये सारे डिस्ट्रिक्ट में इस गेम का आयोजन होना है और इसका शुभंकर है जीतू। जीतू जो एक बारहसिंघा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभंकर है ये कौन? जीतू जो एक बारहसिंघा है। ठीक है, आप जानते होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं करना है। यूथ गेम हुआ था भोपाल में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी ये तीसरा संस्करण है जो यूपी में होने वाला है। पहला संस्करण हुआ था उड़ीसा में, शुरुआत हुई थी इसकी। दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटका में 2022 में और 2023 का ये होने वाला है यूपी में। और यूपी के लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में ये गेम आयोजित किए जाएंगे। आगे देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हरदोई के संडीला में। ये बर्जर जो समूह है पेंट का, उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा खेलों के विकास हेतु कितने रुपये का प्रारंभिक कोष बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास हेतु प्रारंभिक कोष जो बनाया गया है वो है 10 करोड़ रुपये। इसका 10 करोड़ रुपये का खेलों के विकास के लिए प्रारंभिक कोष बनाया गया है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ कलिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया? कलिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है बांदा जिला में। और ये कलिंजर महोत्सव जो है इसे राजकीय महोत्सव का भी दर्जा दिया गया है। राजकीय महोत्सव, कलिंजर महोत्सव को राजकीय महोत्सव की मान्यता देने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ हुआ था? कलिंजर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कलिंजर महोत्सव कहाँ हुआ था? बांदा में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बांदा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो यह है बलरामपुर जिला के इमलिया कोडर गांव में। यहाँ पर थारू आबादी निवास करती है इमलिया कोडर में, और यहीं पर बलरामपुर जिला में ये आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन ये किया गया है लखनऊ में। यहाँ पर 10 देशों के लिए वीज़ा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्ज़रलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब। यहाँ की सेवाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर वीज़ा को ईजी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत संयंत्र, मशीनरी एवं तकनीक व्यय का कितना प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत संयंत्र, मशीनरी एवं तकनीकी व्यय का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? ये अनुदान है 35% का। ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद करके जाइएगा। 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा किसमें? मशीनरी एवं तकनीकी व्यय के लिए। कहाँ पे? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के 2023 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस युवा को वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस युवा को वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में सम्मानित किया गया
और इनका नाम है श्रेयस हरीश। श्रेयस हरीश ये बेंगलुरु निवासी हैं और विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। ये युवा मोटरबाइक रेसर है। कौन? श्रेयस हरीश। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, इसी कारण ये क्वेश्चन भी बनता है। और वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन किस आयुध फैक्ट्री में किया गया? क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन किस आयुध फैक्ट्री में किया गया? ये किया गया है अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में। अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में। और इसका उद्घाटन हुआ था 3 मार्च 2019 को। इस फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था और यहीं पे क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या दीपोत्सव को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या दीपोत्सव को ये स्थान प्राप्त हुआ था 3रा। ठीक है, 2023 में। 2022 में जो हमारी झांकी थी उत्तर प्रदेश की वो था काशी विश्वनाथ विषय पर आधारित झांकी थी। और इसमें एक जिला एक उत्पाद झांकी को शामिल किया गया था। 2022 वाले में काशी विश्वनाथ और एक जिला एक उत्पाद की झांकी थी और इसे प्रथम पुरस्कार मिला था 2022 में। जबकि 2023 का जो अयोध्या दीपोत्सव था उसे 3रा पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ये था 8वें स्थान पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया था इनको पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण से मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को पद्मश्री भी मिला है, तो ये यहाँ से यदि क्वेश्चन बन सकता है तो उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पद्मश्री मिला है जैसे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो हैं साहित्य एवं शिक्षा 2023 जो पद्मश्री उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो साहित्य एवं शिक्षा के लिए मिला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, राधाचरण गुप्ता को। इसके अलावा दिलशाद हुसैन इनको मिला है पद्मश्री जो यूपी से रिलेटेड है सारे। अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उमा शंकर पांडे, मनोरंजन साहू और ऋत्विक सन्याल, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो एक बार इसे भी देख कर जाइएगा एग्जाम में, क्या पता कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम कब तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम कब तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है? तो यह है वर्ष 2027 तक। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं तरुण शर्मा और मनीष भाटी। तरुण शर्मा और मनीष भाटी को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रन फॉर G20 वाकाथन उत्तर प्रदेश में किन शहरों में आयोजित किया गया? रन फॉर G20 वाकाथन उत्तर प्रदेश के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी, ये चारों ही जगहों पर इसे आयोजित किया गया था रन फॉर G20 वाकाथन। ठीक है, तो लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी, ये चारों ही जगहों पे ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। G20 से जुड़े कितने बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो G20 से जुड़े 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी। 11 बैठकें G20 से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में आयोजित की जानी है। 6ठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह उत्तर प्रदेश की कौन सी स्थापना दिवस पर लखनऊ में आयोजित किया गया? 6ठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कौन सी स्थापना दिवस पर लखनऊ में आयोजित किया गया? तो यह था 74वां स्थापना दिवस था, यहाँ पे लखनऊ में आयोजित किया गया 6ठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। ठीक है, अब ये 6ठा कैसे है तो ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया था वो किया गया था 2018 में। कब किया गया था? 2018 में, और तब से हो रहा है लगातार। तो इस हिसाब से ये 6ठा है
छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। ये उत्तर प्रदेश दिवस समारोह क्यों मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था और इसके कारण ये 74वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का मनाया गया। ठीक है, और इस वर्ष का जो थीम है उत्तर प्रदेश दिवस का, वो थीम है निवेश एवं रोजगार। निवेश एवं रोजगार, तो ये जो डिटेल में हमने चर्चा की ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थीम निवेश एवं रोजगार, निवेश एवं रोजगार का है, निवेश एवं रोजगार। ठीक है, और ये संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम कब बदला गया था? 24 जनवरी 1950 को। ये भी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। और ये 74वां स्थापना दिवस है और छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह है। और 2018 में सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित किस जेल को कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है? ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है जिला जेल बुलंदशहर को। जिला जेल बुलंदशहर को। और इस तरह से ऐसा सम्मान पाने वाला उत्तर प्रदेश का ये दूसरा जिला है। पहला जिला कौन था? फर्रुखाबाद में एक जेल है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल जो है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, ये पहला था 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला जो फर्रुखाबाद में था। और दूसरा है जिला जेल बुलंदशहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये है 9वां स्थान। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने 9वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुने जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली चुनी जाने वाली जो पहली मुस्लिम महिला है वो है सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक खेल योजना में शामिल करने हेतु कितने जिले के खेलों में बदलाव किया गया है? एक जिला एक खेल योजना में शामिल करने हेतु कितने जिलों के खेलों में बदलाव किया गया? फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक जिला एक खेल योजना में शामिल करने हेतु कितने जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है? तो यह है 10 जिला के खेलों में बदलाव किया गया है एक जिला एक खेल योजना में शामिल करने हेतु। इसमें जैसे कि मथुरा है तो मथुरा में जूडो के स्थान पर वहाँ पर कुश्ती को लाया गया है। उसी तरह से बलिया है, अंबेडकर नगर है, कानपुर देहात है, वहाँ पे बैडमिंटन की जगह पर एथलेटिक्स को लाया गया। गोंडा है, वहाँ पे बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी को लिया गया है। तो इस तरह से 10 जिला के खेलों में बदलाव किया गया है। अच्छा, इससे पहले हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे सानिया मिर्ज़ा के बारे में, जो एक मिनट, देश की पहली वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली चुने जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है, ये सानिया मिर्ज़ा है। और ये सानिया मिर्ज़ा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डा को डीजी यात्रा में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डा को डीजी यात्रा में शामिल किया गया है? तो ये है वाराणसी हवाई अड्डा को डीजी यात्रा में शामिल किया गया है। इसके अलावा देश के 2 अन्य जो हवाई अड्डा हैं जिन्हें डीजी यात्रा में शामिल किया गया है वो है न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं बेंगलुरु, न्यू दिल्ली एवं बेंगलुरु, तथा तीसरा जो है वाराणसी है और ये यूपी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु अनुपात क्रमशः कितना है? उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु अनुपात का जो अनुपात है वो क्रमशः कितना है? तो वो है 167 एवं 14.3। मृत्यु दर कितना है? 14.3। मातृ मृत्यु दर है 14.3 और मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? 167। इसे याद रखिएगा, 14.3 एवं 167, अनुपात 167 है और दर है 14.3। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत कब की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी 1982 ईस्वी में। श्री यहाँ पर जो थे 1982 ईस्वी में मुख्यमंत्री थे उस समय के तत्कालीन श्रीपति मिश्र 1982 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने रामायण मेला की शुरुआत की थी और इस तरह से 41वां रामायण मेला 2022 में आयोजित किया गया। कितना? 41। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किन 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश के किन 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो यह है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा, इन 3 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। कितने? 7 जिलों में। ठीक है, कौन कौन सा जिला है? लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। इस तरह से टोटल अब कितने हो गए? 7 जिला। 7 जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। 3 नए जिला कौन से हैं? प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया? काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया? ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? ये 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022। 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक ये आयोजित किया गया काशी तमिल संगमम। और यहाँ पे लगभग जो तिरुक्कल हैं पुस्तक तिरुकुरल, यहाँ पे 13 भाषाओं में उसका अनुवाद भी किया गया और काशी और तमिल इन दोनों के संबंधों को नए ढंग से डिफाइन करने की कोशिश की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन हुआ था वाराणसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 आईआईटी कानपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी कानपुर को कौन सा स्थान, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसका स्कोर क्या है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ 66 और स्कोर है 52.4। 66 स्थान प्राप्त हुआ है और स्कोर है 52.4। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार आगामी 5 वर्षों में कितना विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार आगामी 5 वर्ष में कितना विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 22,000 मेगावाट। 22,000 मेगावाट का आगामी 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। इसमें सौर पार्क की स्थापना की जाएगी जो 14,000 मेगावाट का होगा, सौर पार्क। ठीक है, इसी के अलावा जो है सोलर रूफटॉप होगा, सोलर रूफटॉप से 4500 मेगावाट, सोलर रूफटॉप गैर आवासीय जो होगा उससे 1500 होगा। इसी तरह से पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना घटक C1 और C2 जो है उससे 2000 मेगावाट का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर से इसे मैं डिस्कस कर देता हूँ। 1400 मेगावाट सौर पार्क से, 14,000 मेगावाट सौर पार्क से, 4500 मेगावाट सोलर रूफटॉप जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ से, 1500 गैर आवासीय, उसके बाद पीएम कुसुम योजना से 2000 मेगावाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से टोटल 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार। उत्तर प्रदेश के किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर को मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है अयोध्या। अयोध्या को मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो 16 नगर निगम हैं तथा नोएडा को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। 16 नगर निगम, अयोध्या तो मॉडल सौर सिटी होगा, इसके अलावा 16 नगर निगम और एक नोएडा, इससे सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022
अपने किस नीति का स्थान लेगी? उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अपने 2018 की जो नीति थी उसका स्थान लेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया? 7वां भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ग्रेटर नोएडा में 7वां भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया था। और इसका थीम क्या था? टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इसका जो इस कार्यक्रम का भागीदार कंट्री कौन था? डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड, ये इसका भागीदार कंट्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो ये है टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। योट्टा डेटा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ किया गया? योट्टा डेटा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, योट्टा डाटा सेंटर ये क्या है? ये देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। क्या है? हाइपर स्केल डाटा सेंटर, उत्तर प्रदेश का पहला और देश का सबसे बड़ा। यह डाटा सेंटर हीरा नंदिनी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। हीरा नंदिनी ग्रुप द्वारा। ये जो गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में इस डाटा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। एशिया का पहला पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण कहाँ किया गया? एशिया का पहला पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये किया गया था लखनऊ में। पैथोजन रिडक्शन, ठीक है, ये जो लखनऊ में जो है किंग जॉर्ज चिकित्सा यूनिवर्सिटी, वहाँ पर थोरेसिक सर्जरी विभाग और वेस्कुलर सर्जरी विभाग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया का पहला ये पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया है। इस मशीन से प्लेटलेट्स और जो प्लाज्मा में प्रारंभिक दौर में किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसे समाप्त किया जाएगा इस मशीन के द्वारा, जो अंग प्रत्यारोपण और कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए लाभदायी होगा। तो पैथोजन रिडक्शन मशीन के बारे में समझ गए। और ये कहाँ उद्घाटन किया गया है? इसका लखनऊ में किया गया है। आगे देखते हैं, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया था अयोध्या में। आगे बढ़ते हैं, देश का 53वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? देश का 53वां बाघ अभयारण्य ये है रानीपुर बाघ अभयारण्य चित्रकूट। रानीपुर बाघ अभयारण्य चित्रकूट। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को। प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी AMU द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार हैं। कौन? बारबरा मेटकॉफ। इनको दिया गया सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान अर्थात 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो प्रदर्शन है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये इसके 3 आधार हैं, 3 विषय पर ये डिपेंडेंट होता है। पहला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय में स्कोर है 0.497। राजनीतिक न्याय इसमें है 0.682 और सामाजिक न्याय इसमें है 0.381। इस तरह से यदि देखें तो इसमें रैंक था, आर्थिक वाले में 11 था, राजनीतिक वाले में 5 था और सामाजिक न्याय में 13 है। तो ओवरऑल जो स्कोर बनता है 0.5201 और रैंक बनता है 12। ठीक है, समग्र रैंक है इसे 12 और ये समग्र रैंक है 12। इस बार का कितना है? 12 है। और 2021 में जो था वो 18 था। 2021 में जो था वो 18वां था और इस बार 12 है। तो 6 अंक का सुधार हुआ। 6 जो रैंक है उसमें सुधार हुआ। पहले था 18, अब जो हो गया है 12
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का ये रैंकिंग होता है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। और इसमें जो समग्र रैंकिंग वो है कितना है, स्कोर है 0.5201 और रैंक क्या है, बरहमा। इसे याद रखिएगा, बरहमा रैंक है और स्कोर है 0.5201। ठीक है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 के तहत प्लांट और मशीनरी खरीद पर किए गए निवेश का कितना प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 के तहत प्लांट और मशीनरी खरीद पर किए गए निवेश का कितना प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कितना प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये सब्सिडी है 25%। कितना है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण मुख्यमंत्री योगी द्वारा कहाँ किया गया। स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ किया गया। ये किया गया अयोध्या यतिराज मठ। अयोध्या यतिराज मठ, यहाँ पे स्टैचू ऑफ डिग्निटी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुलायम सिंह यादव जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, कुल कितनी बार लोकसभा सदस्य रहे। मुलायम सिंह यादव जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, कुल कितनी बार लोकसभा सदस्य रहे। ये टोटल रहे थे 7 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। मुख्यमंत्री जो थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। इनका निधन हो गया था 10 अक्टूबर 2022 को। इसे याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जो थे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 10 अक्टूबर 2022 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था 1992 ईस्वी में। वर्तमान में वो मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे। कहाँ से, मैनपुरी से। और टोटल ये 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। कब 1989 से 91, 1993 से 95, वर्ष 2003 से 2007, 1989 से 91, 93 से 95, 2003 से 2007 ये इस समय मुख्यमंत्री रहे थे। ये कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी रहे। कब, 1996 से 1998 के बीच में, जब SD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे और IK गुजराल, ये दोनों जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था उस समय का दौर है, जब 1996 से 98 के बीच में ये रक्षा मंत्री रहे थे। इसे याद रखिएगा, 1996 से 1998 के बीच में ये रक्षा मंत्री रहे थे। 2012 में इनको इंटरनेशनल ज्यूरिस्टस ज्यूरी जो होता है ज्यूरिस्टस, तो ज्यूरिस्टस अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल ज्यूरिस्टस अवार्ड मिला था 2012 में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश कुल 56 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया। 36वां राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश कुल 56 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो यह है 8वां स्थान। टोटल पदकों की संख्या कितनी है, 56। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने 56 इंच का सीना दिखाया एक तरह से और ये 8वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। ये आयोजित किया गया लखनऊ गोमती नगर में। भारतीय सड़क कांग्रेस, इसे याद रखिएगा, भारतीय सड़क कांग्रेस 81वां, ये कहाँ हुआ था, गोमती लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में उत्तर प्रदेश का समग्र रैंकिंग क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में उत्तर प्रदेश का समग्र रैंकिंग क्या है। यह है 18वां और स्कोर क्या है, 694.74 और टोटल रैंक क्या है इसका, 18वां है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में कौन सा शहर 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। कौन सा शहर 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो ये है
गाज़ियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार रेटिंग स्वच्छता में गाज़ियाबाद और लखनऊ को ये प्रमाणित किया गया है कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में। ठीक है, कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 3 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है गाज़ियाबाद और लखनऊ को। आगे बढ़ते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितना प्रतिशत विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश आए? भारत पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2021 में कितना प्रतिशत विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए? तो विदेशी पर्यटक आए 4.24%। कितना? 4.24%। और 2021 में ही घरेलू कितना आए थे? तो वो आए थे उसका 4 गुना 16.19%। विदेशी आए थे 4.24, उसका लगभग 4 गुना ये घरेलू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग के स्थान पर किस नवीन संस्था का निर्माण किया है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग के स्थान पर किस नवीन संस्था का निर्माण किया है? तो वह है राज्य परिवर्तन आयोग, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। इसे क्या बोलते हैं? स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, STC। ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, जैसे नीति आयोग होता है उसी तरह से, और इसका जो अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 24 अगस्त 1972 को। 24 अगस्त 1972 को स्थापना हुआ था, जिसका स्थान राज्य परिवर्तन आयोग ने अब ले लिया है। और राज्य योजना आयोग था उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अगस्त 1972 को। ठीक है, अब जो इसका नाम बदलकर हो गया है राज्य परिवर्तन आयोग, और ये एक थिंक टैंक है, इसे हम बोलते हैं STC। ठीक है, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, और इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज उत्तर प्रदेश MSME प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत SC/ST एवं महिलाओं को कितना प्रतिशत अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी? MSME प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत SC/ST एवं महिलाओं को कितना प्रतिशत अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये प्रतिशत है, यह है 2% अतिरिक्त सब्सिडी। कितना? 2% अतिरिक्त सब्सिडी SC/ST और महिलाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। MSME का जो नीति आया है 2022, MSME का नीति 2022 जो है, इसमें जो नए उद्यम लगेंगे MSME के अंतर्गत, उससे पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक सब्सिडी दिया जाएगा। कितना? 10 से 25% सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, और इसी में यदि SC/ST और महिला रहेंगे तो उन्हें 12 से 27% मिलेगा, अर्थात 2% अधिक सब्सिडी इन्हें दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 उत्तर प्रदेश में कुल अशोधित जन्म दर कितनी है? अशोधित जन्म दर कितनी है? तो यह है 25.1। कितना है? नमूना पंजीकरण के हिसाब से कुल है 25.1, जिसमें ग्रामीण को यदि देखें तो ग्रामीण का अशोधित जन्म दर है यह है 26.1, और शहरी का है 22.1। 26.1 और 22.1, और इस तरह से एवरेज में है 25.1। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र ये कहाँ लगाया गया है? औरिया जिला के दिव्यापुर में। और ये NTPC के द्वारा लगाया गया है, और ये 20 मेगावाट का है। कितना? 20 मेगावाट का ये तैरता हुआ सोलर संयंत्र है, औरिया जिला के दिव्यापुर में लगाया गया है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया गौतम बुद्ध नगर जिला। यहाँ पर IDF वर्ल्ड डेयरी का उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत में 48 वर्ष के बाद यह समिट हुआ है। कितना? 48 वर्ष के बाद ये समिट हुआ है, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट। ठीक है, और इसका थीम क्या था? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह है खुर्शीद अहमद।
खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है माननीय जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ने इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है और ये मिला है किसको? खुर्शीद अहमद को। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अभिनेता रवि किशन को टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कहां पर नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कहां पर नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया है? यह है कुकरेल वन क्षेत्र। कुकरेल वन क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ में है और यहाँ पर नाइट सफारी पार्क स्थापित करने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। कुकरेल वन क्षेत्र, लखनऊ। विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है रूपल चौधरी। रूपल चौधरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? जो अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़, इतनी 400 मीटर दौड़ में खास पदक जीती और रजत पदक विजेता भी हैं। भारत की 4x400 मिश्रित रिले टीम की सदस्य थी ये रूपल चौधरी। 2018 में यदि देखें तो इसके पूर्व 2018 में हिमा दास ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और यहाँ पर रूपल चौधरी जो है 2 पदक जीती हैं, कांस्य और सिल्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास कहाँ किया गया? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, इसका शिलान्यास कहाँ किया गया? माधोपुर चंदौली में, माधोपुर चंदौली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग क्या है? भारत नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग क्या है? तो ये रैंकिंग है समग्र 7 और स्कोर है 14.22। समग्र रैंकिंग है 7 और स्कोर है 14.22। अब इसमें देखिए कुछ घटक होते हैं नवाचार सूचकांक में, उसकी चर्चा करते हैं। इसमें है इनेबलर्स, ठीक है। इनेबलर्स जो होते हैं, इनेबलर्स का घटक है, इसमें रैंक है उत्तर प्रदेश का 11, स्कोर है 16.54। प्रदर्शन के संदर्भ में यदि देखें तो ये है 5 और इधर है 11.9। और समग्र रूप से यदि देखें तो ये हो जाता है 7, ठीक है। और ये हो जाता है 14.22, ठीक है। तो नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो 7 है और स्कोर है 14.22, मतलब रैंक के दुगना है स्कोर, इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? यह है जिला जालौन के कैथरी गांव में। कहाँ? जिला जालौन के कैथरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया और इसका शिलान्यास हुआ था कब? 29 फरवरी 2020 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ज़रूर याद रख कर जाइएगा। जालौन कैथरी गांव से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया और इसका जो शिलान्यास किया गया था 2020 में किया गया था, ठीक है। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और जमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से एनसीआर के साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें जो टोटल लंबाई है, इसकी कुल अनुमानित लंबाई कितना है? 296.07, अर्थात 300 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। 15,000 करोड़ के आसपास इस पर खर्च आया है और भविष्य में इसे 6 लेन के रूप में इसका विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। इसका प्रारंभ स्थान क्या है? जनपद चित्रकूट से शुरू हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 35, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35। ये एक्सप्रेसवे टोटल 7 जिला से होकर गुजर रहा है। कौन कौन? चित्रकूट, याद रखिएगा इसे, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा,
फिर से बोलता हूँ, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, इससे होकर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे गुजर रही है। ठीक है, इसमें जो नदी मिलेगी वो बागेन है, केन है, श्यामा है, चंदावल है, बिरमा है, यमुना है, बेतवा और सेंगर, ये सारी नदियाँ मिलेगी इस एक्सप्रेस वे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? NFSA रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यह दूसरा स्थान प्राप्त किया है, 0.797 NFSA में रैंकिंग में उत्तर प्रदेश। ये NFSA क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान प्राप्त किया है। स्कोर है 0.797। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT कानपुर के स्थान क्या रहा? IIT कानपुर का स्थान क्या रहा QS रैंकिंग में? ये रहा 264वां स्थान। टोटल स्कोर है 37.6। आगे बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का समग्र स्कोर क्या है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का समग्र स्कोर क्या है? तो यह है 54.5 और स्थान है 8वां। 54.5 स्कोर है और स्थान है 8वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का पहला अमृत सरोवर, देश का पहला अमृत सरोवर कौन सा है? किदवई रामपुर, किदवई रामपुर नहीं बल्कि पटवई रामपुर। ये फंसाने के लिए ये किदवई रामपुर और पटवई रामपुर दिया गया है, तो आंसर हमारा क्या है? पटवई रामपुर। अमृत सरोवर है, सरोवर से हम लोग खेत पटाते हैं, तो पटवई रामपुर ऐसे याद कीजिए इसको। पटवई रामपुर देश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मैडम तुषार संग्रहालय खोला गया है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मैडम तुषार संग्रहालय खोला गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में मैडम तुषार संग्रहालय खोला गया है। DLF मॉल में ये मिल जाएगा मैडम तुषार संग्रहालय। 2017 में भारत में पहली बार इस तरह का संग्रहालय कनॉट प्लेस में खोला गया था, 2017 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोले जाने हेतु तो NSDC और DP वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोले जाने हेतु तो NSDC और DP वर्ल्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ये हस्ताक्षर हुआ है कहाँ? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित गीतांजलि श्री के पुस्तक का नाम क्या है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को। इनकी पुस्तक का नाम है रेत समाधि। क्या है? रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड इनकी पुस्तक का नाम है। गीतांजलि श्री मैनपुरी की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की रहने वाली हैं, और उनकी कृति है रेत समाधि, जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। किसने? डेजी रॉकवेल ने किया है। और इस तरह से टोटल हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सजेशन दीजिए क्या और हम आपके लिए क्या विशेष कर सकते हैं। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और दोस्तों को ज़रूर बताइए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।